बुद्ध डैश नामक एक छोटे गण से संबंधित है। तो दोस्तों, बुद्ध एक शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित है। बात करते हैं बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित है, जो प्राचीन भारत में मौजूद एक छोटा सा गणराज्य था। उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में शाक्य गण के एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में हुआ। नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ बुद्ध का जन्म। निम्नलिखित में से किस राजपूत द्वारा राजवंश के शासक ने जैन धर्म का संरक्षण किया था, और जिनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर चालुक्य वंश। बात करते हैं चालुक्य राजवंश का एक प्रमुख भारतीय राजवंश था, जिसने 6वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। चालुक्य जैन धर्म के संरक्षक थे, जो उनके कई शासकों स्वयं जैन थे। स्वयं सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासकों में से एक जो जैन धर्म से प्रभावित था, कुमारपाल, जन्म 1143 से 1172 ईस्वी था। कुमारपाल एक महान विजेता था, जिसने चालुक्य साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया। वह एक कट्टर जैन भी थे। जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रभावित थे। हेमचंद्र एक विपुल लेखक और विद्वान थे, जिन्होंने जैन धर्म पर कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। वह कुमारपाल के दरबार के मंत्री भी थे। सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई? सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा रखी गई? तो अशोक के द्वारा रखी गई। बात करते हैं सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक महान ने करवाया था। इसकी शुरुआत बौद्ध के अवशेषों के ऊपर खड़ी एक बुनियादी गोलार्ध ईंट की इमारत से हुई। 1989 ईस्वी में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल रहा। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि दोस्तों महाभाष्य के लेखक माने जाते हैं। पतंजलि महाभाष्य के रचयिता हैं। यह पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी के संस्कृत व्याकरण से चयनित नियम पर उनकी टिप्पणियां हैं। इन्हें संस्कृत व्याकरण पर किए गए सबसे आधिकारिक कार्यों में से एक माना जाता था। हर्षचरित कादंबरी और चंडी शतक वान द्वारा रचित है। इनमें से प्रथम 2 गद्य काव्य है, जबकि तीसरी कृति पद्य काव्य है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ का अष्टाध्यायी लिखा। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण पर एक ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, याद रखना है आपको। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो राजनीति से संबंधित है। शासन, आर्थिक नीति और सैन्य राजनीति पर ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सभी विकल्पों सही है। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेशी नीति तीनों में अशोक के शिलालेखों में जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेखों से जानकारी मिलती है जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेशी नीति। अशोक के अभिलेख में अशोक के धम्म के संबंध में विचार एक जटिल समस्याओं का सामना करने एवं उनको हल करने के प्रयासों से विस्तार से वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ पुनरावृत्ति विषयों जैसे अशोक का बौद्ध धर्म को अपनाना, बौद्ध धर्म, उनके नैतिक और धार्मिक नियमों और उसके सामाजिक और पशु कल्याण कार्यक्रम के प्रचार के उनके प्रयासों का विवरण दिया गया। इन अभिलेखों में अशोक के दूसरे अन्य धर्म के लोगों के प्रति विचार, प्रशासन, व्यवहार का उल्लेख किया गया। संक्षेप में वे अशोक के जीवन, उसकी आंतरिक और बाह्य नीति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराती है। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसको इंगित करता है? सारनाथ दोस्तों प्रगति को इंगित करता है। सारनाथ स्तंभ एक सिंह का चक्र प्रगति समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक पहिया के रूप में किया गया है। सारनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ ने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जहां उन्होंने चार आर्य सत्य साझा किए थे।
4 आर्य सत्य साझा किए थे। बुद्ध, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पे? सारनाथ। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर संघ के प्रति आस्था धम्म में प्रतीत नहीं मिलती। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों पर इस बात को बताया गया है कि अशोक का धम्म के संबंध में क्या राय है। दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की कि धम्म तथा साधुता बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मुद्राता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान और सुचिता, प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधित ब्राह्मण तथा श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करना। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, सारनाथ। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित एक विशाल स्तूप है। धमेक स्तूप को उस स्थान के लिए चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? मौर्य साम्राज्य की हैं, मौर्य साम्राज्य वंश की है। दोस्तों, बिहार में जहानाबाद जिले के मखदुमपुर क्षेत्र में स्थित मौर्य साम्राज्य में बराबर पहाड़ी गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टान की गुफाएं हैं। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुन 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में से स्थित है। ये चट्टानें 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल की है, मौर्य काल वंश की है। ये चट्टानें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम का लेखन किसे माना गया? दोस्तों, इलंगो आदिगल शिल्पदीकारम का लेखन माना जाता है। बात करते हैं चेर वंश के प्रतिष्ठित योद्धा राजा सेनगुप्तवन के छोटा भाई तपस्वी राजकुमार इगलो आदिगल को 5 महान तमिल महाकाव्यों में से एक शिल्पदीकारम के लिखने का श्रेय दिया जाता है। शिल्पदीकारम कन्नगी और इर्द गिर्द घूमता है, जिसे पांड्यन राजवंश के दरबार में अन्याय के फलस्वरूप अपने पति को खो दिया था। उसने अपने राज्य का बदला लिया। शिल्पदीकारम में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ सोलकर्कित स्तंभों को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ सोलकृत स्तंभों को दर्शाता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ सोलंकित वंश को दर्शाता है? तो मौर्य स्तंभ दर्शाता है। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक का एक एकाशिक स्तंभ में धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। इनकी संख्या लगभग 20 है और ये चुनार बनारस के निकट बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। मौर्य वंश के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक का एकाशिक स्तंभ जो धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित किए गए थे, ये बलुआ पत्थर के बने थे। लगभग 20 और ये चुनार बनारस के निकट बलुआ पत्थर के बने थे। अशोक के एकाशिक स्तंभों को सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ के शीर्ष स्तंभ का शीर्ष है। भारतीय विद्वानों के अनुसार अशोक के स्तंभ की कला स्रोत भारतीय है। भारतीय विद्वानों के अनुसार अशोक के स्तंभ की कला का स्रोत दोस्तों भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल,
गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इलाहाबाद के प्रयागराज में स्थित है। बात करते हैं इलाहाबाद स्तंभ अशोक के स्तंभों में से एक है। इलाहाबाद स्तंभ अशोक के अभिलेखों अशोक के स्तंभों में से एक है दोस्तों, यह जिसे मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में से एक है दोस्तों। अशोक स्तंभ मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के शासक करता था। यह शिलालेख पर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की उपाधि पर उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शिलालेखों में अपना विवरण उत्कीर्ण कराया। दोस्तों किसी समय में स्तंभ को उसके मूल स्थान से हटा दिया गया था और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में अकबर के इलाहाबाद किले के भीतर स्थापित किया गया था। प्रयागराज में अकबर के इलाहाबाद किले के भीतर स्थापित किया गया था। तो इलाहाबाद के प्रयागराज में इसका सही जवाब हो जाएगा तोलकापियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो तमिल इसका सही जवाब हो जाएगा। तोलकापियर भाषा एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण तमिल है। बात करते हैं तोलकापियर की, तो यह एक विशेषक तोलकप्पियम के लेखक हैं, जो सबसे पुराना वर्तमान तमिल व्याकरण है। यह अगत्यार के 12 शिष्यों में से एक है। तोलकापियर माना जाता है कि तोलकापियर द्वितीय संगम काल के लेखक रहे हैं। माना जाता है कि दोस्तों ये तोलकापियर द्वितीय संगम काल के लेखक रहे हैं। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। सुदर्शन झील, गुजरात के सुदर्शन झील मुख्यतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन काल के दौरान बनाया गया था। सुदर्शन झील। बात करते हैं सौराष्ट्र झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। अशोक के राज्यपाल तुशाक ने बाद में इसे एक नहर निकाली। रुद्रामन के समय अत्यधिक बारिश के कारण झील का बांध टूट गया था और उन्होंने इसकी मरम्मत कराई। कौन? रुद्रामन के समय रुद्रामन ने समुद्रगुप्त के आदेश से गुप्त काल में चक्रपाल का झील का निर्माण कराया। स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ पैसा खर्च किया और इस झील पर बांध बनवाया। स्कंदगुप्त ने झील पर बांध बनाया। स्कंदगुप्त ने। रुद्रामन ने बारिश के कारण झील टूट गई तो बांध टूट गया था, इसकी मरम्मत कराई रुद्रामन ने। उसके झील का बांध बनवाया स्कंदगुप्त ने। दोस्तों सुदर्शन झील को सौराष्ट्र झील भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासक पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था सौराष्ट्र झील का निर्माण। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत का कब आरंभ हुआ था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ। बात करते हैं प्रचलित परंपरा के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में शकों को हराकर विक्रम संवत की स्थापना की। राजा विक्रमादित्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए कई समकालीन पुरातात्विक और संख्यात्मक प्रमाण नहीं है जिन्होंने ईस्वी सन 57वें शकों में शक को पराजित किया था। इस युग का सबसे पहला उल्लेख राजा जयकदेव के शिलालेख से मिलता है। उन्होंने काठियावाड़ राज्य अब गुजरात में ओखा मंडल के पास शासन किया था। इस शिलालेख में 794 विक्रम संवत का उल्लेख है। इसकी स्थापना की तारीख के रूप में 737 ईस्वी है। इनमें से किस राज्य में अशोक के जोगढ़ शिला राजज्ञ रॉक एडिक्ट स्थित है? दोस्तों उड़ीसा में। माना जाता है कि जौनगढ़ उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। जोगढ़ मौर्य युग के कलिंग के नए विजय प्रांत की प्रांतीय मौर्यकालीन राजधानी रहा। मौर्य सम्राट अशोक के प्राकृतिक में पत्थर के कटे हुए स्मारकीय संस्कारों में लिए प्रसिद्ध है।
जोगढ़ मेजर रॉक एडिक्ट, जोगढ़ मेजर रॉक एडिक्ट 1 से 10 से 14 के साथ पृथक एडिक्ट 1 और 2 का स्थान है। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। माना जाता है कि मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक अपने 4थे वर्ष में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। 4थे वर्ष में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उसने उनके शिलालेख 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में हुई भयंकर क्षति, कलिंग युद्ध का भयंकर क्षति दोस्तों, इसका रक्ताप कहाँ पे दिया गया है? अशोक के 13वें शिलालेख में। इसको अशोक का मन से बुद्ध भयंकर क्षति व रक्तपात से देखकर अशोक का मन युद्ध से उब गया और वह अपने कृतज्ञ को लेकर व्यतीत हो गए। इस शोक के उभरने के लिए बुद्ध के उपदेशों के निकट आता गया और अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। चंद्रगुप्त के खिलाफ विद्रोह के नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया। नंदवंश, चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया। सिकंदर से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने नंदों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया था। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों किंवदंती के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध नंद साम्राज्य को जीतने के लिए राजी किया था, जब उसके राजा धन नंद द्वारा उसका अपमान किया गया था। मौर्य साम्राज्य की न्यायिक प्रणाली को एक महत्वपूर्ण विशेषतक आपराधिक क्षेत्राधिकार का विशेष न्यायालय से संबंधित, जिन्हें कटक शोधन न्यायालय कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार इन अदालतों ने न केवल राज्यों के खिलाफ अपराधों बल्कि अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन कानून के उल्लंघन की संज्ञान लिया जाता था। कटक शोधन न्यायालयों में प्रशासनिक न्यायालयों में सभी विशेषताएं विद्यमान थी। कटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य ने किया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर मौर्य साम्राज्य ने किया था कटक नामक न्यायालय की स्थापना। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की न्यायिक प्रणाली महत्वपूर्ण विशेषज्ञ आपराधिक क्षेत्राधिकार के विषय न्यायालय से संबंधित, जिन्हें कटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार इन अदालतों ने न केवल राज्यों के खिलाफ अपराध बल्कि अधिकारियों द्वारा उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन में कानून की उल्लंघन का संज्ञान में लिया जाता था। कटक शोधन न्यायालय में प्रशासनिक न्यायालयों की सभी विशेषताएं विद्यमान थी। अशोक के लघु शिलालेख क्षरण के विभिन्न भाग पाए गए। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अशोक का लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? ब्रह्मगिरी में। माना जाता है कि रूपनाथ मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। यह सम्राट अशोक का एक शिलालेख मिला है जो प्राचीन भाषा ब्राह्मी लिपि तथा पाली लिपि में लिखे गए हैं। इनका उद्देश्य स्थानीय बौद्ध संघ के सदस्यों को उत्साही बनाने तथा कर्तव्य में प्राणेन जीवित व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सम्राट अशोक का एक शिलालेख मिला जो प्राचीन भाषा ब्राह्मी तथा पाली लिपि में लिखे गए। इनका उद्देश्य स्थानीय भाषा बौद्ध धर्म के सदस्यों को उत्साही बनाने तथा कर्तव्यों प्रायण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहासकारों जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? दोस्तों स्वर्णभूमि नाम प्रयुक्त किया गया था। प्राचीन भारत में भारतीय व्यापारियों और अन्य व्यापारी समुदायों के सक्रिय योगदान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप को लोकप्रिय के रूप में स्वर्णभूमि और स्वर्णद्वीप कहा जाता था। ये शब्द कई यात्रियों के लेखन में पाए जाते हैं, जैसे मेगास्थनीज, फैक्सियन, फासिन, जुआनजांग, ह्वेनसांग भी कहा जाता है। जुआनजांग को ह्वेनसांग कहा जाता था। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी, इब्न बतूता 11वीं शताब्दी, फ्रांसीसी प्रोक्टस 17वीं शताब्दी और अन्य लेखक थे, यात्रियों थे। ये बार बार
देश की समृद्धि का जिक्र करते हैं तो स्वर्ण भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? दोस्तों भाबरू में प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं। अशोक के लघु शिलालेख भाबरू में मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? भाबरू में नहीं मिले। अशोक के लघु शिलालेख भाबरू में मिले हैं। वे राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में उत्कीर्ण कराया गया था। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। इस शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक महान सम्राट का जन्म 304 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार के पुत्र के रूप में हुआ। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। देखिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन रहा? महान सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों किसे माना जाता है? तो बृहदर्थ मौर्य को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। उसने कई युद्धों के बाद मगध के तत्कालीन राजा धननंद को हराया और अपने लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? दोस्तों इस सही जवाब हो जाएगा इसका नंबर दशरथ। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक दशरथ के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने में नंद वंश के धननंद को पराजित किया। धननंद सिकंदर महान के समकालीन थे जिन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध पर साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाला मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों को उखाड़ फेंका और साम्राज्य को उखाड़ फेंका और नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में से सही है? कौन सा कथन शक वंश के संबंध में सही है? दोस्तों शक कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे। शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, ये सही जवाब है। लगभग 2200 वर्ष पूरे शकों के बाद कुषाण का शासन स्थापित हुआ नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल एक सही है। तो दोस्तों यही रहे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।